नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 7 है फिर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स मींस ट्राइंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? गौरव, ट्राइंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक 3 साइड वाला शेप होता है। 3 साइडेड वाली क्लोज्ड फिगर। ठीक है। ट्राई मींस होता है 3। ट्राई मींस क्या होता है? 3। तो 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो होती है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ट्राइंगल क्या होती है? क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय, ये तुमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, ट्राइंगल इज a closed figure formed by 3 intersecting lines। जहां भी ट्राई आ जाता है, ट्राई मीन्स 3। जैसे बाई मीन्स 2 होता है ना, इसी तरह से ट्राई मीन्स 3। ठीक। अब ट्राइंगल्स में जो हमें मेन पढ़ना है दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कल मैंने तुम्हें आइडिया दिया था कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। जो दो शेप की मतलब 2 शेप होती हैं जो सेम ही होती है, उनको एक के ऊपर एक रख देते हैं। दो फिगर्स जिनकी शेप और साइज सेम हो। सेम। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। हर तरीके से वो सेम हो, हर एक तरीके से। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हम पढ़ेंगे, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हम पढ़ेंगे कि कोई दो ट्राइंगल्स जो होती हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होती है। जनरल कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में जैसे मान लो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। अब दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और दोनों की साइड सेम सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो मान लो, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है ना। दोनों की साइड अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगी, बट जरूरी नहीं है ट्राइंगल्स इक्विलेटरल हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो हमें पढ़ना है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू ट्राइंगल्स आर congruent if the sides and angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding sides and angles of the other triangle। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। गौरव, तुमने बनाई 2 ट्राइंगल्स? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके। चलो अभी आते हैं उस पर। पहले ये सिंपल वाला ले रही हूँ मैं। मान लो ये तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, और ये जो है इधर वाली 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इस फिगर में ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट होंगी? अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये ओवरलैप करेंगी? नहीं। नहीं। क्यों? करेंगी करेंगी। एक तो ये सेकंड वाला ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा है और इसकी साइड है अलग अलग। क्या क्या सेकंड क्या? वाला
सेकंड वाला ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा है और उसकी साइड अलग अलग है सारी। साइड ध्यान से देखो, जो मैंने नहीं लिखा उसको मतलब देखो। जहाँ की साइड 4 सेंटीमीटर है वहां पे दूसरे वाले में 3 सेंटीमीटर है। नहीं, तो तीनों साइड है, इसमें 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है, नहीं पर यहाँ पर थ्री उल्टी पॉइंट सीधी फाइव है। अलग हम्म। जगह में है ना। हाँ, अलग जगह पे है, पर लेंथ ऑफ द साइड्स तो सेम है ना। हम्म। पर है ना। कॉन्ग्रेंट तो कॉन्ग्रेंट तो नहीं हाँ, होगा ये। तो तुम ये कह रहे हो कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो होता है ना, वैसे होता है। मैं कहीं भी लगा दूंगी तो तुम्हें पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो उसको उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। तो तुम ये कह रहे हो कि ए बी सी जो है वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कह रहे हो ना। ए बी हाँ। सी एंड डी एफ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कह रहे हो। हम्म। तुम ये फिगर में देखने के हिसाब से नहीं करो, जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से जज करो। ई एफ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये ई एफ जो है, इसको मैं घुमा दूं अगर ट्राइंगल को, और ई एफ को ए बी के ऊपर रख दूं, तो ओवरलैप करेगा। मतलब। मतलब ये ट्राइंगल को उठा करके, मान लो तुमने ये दोनों ट्राइंगल्स काट लिए अपने पास, हम्म। ई एफ को तुमने घुमा के ए बी पे रख दिया। ठीक है, 3.5 इधर आना चाहिए, इसमें भी 3.5 इधर है। ये हम्म। 4 और 3 की पोजीशनिंग चेंज हो गई है, तो 4 यहाँ आना चाहिए नीचे, है ना। हाँ। तो इसको अगर हम घुमा के इसके ऊपर रखें तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। हाँ कैसे, किसको क्योंकि कहाँ रखना। 4 सेंटीमीटर और ईडी के ऊपर रखेंगे तो वही तो है। मतलब ए की टिप पर क्या रखें। एक ही टिप पर। हम्म। एक ही टिप पर हम ई रखे तो। ई, ई रखें ई। पर एक ही साइड कॉन्ग्रेंट आएंगी फिर उसकी बाकी साइड नहीं आएगी। ए की टिप पर अगर हम ई रखते हैं तो, या तो यहाँ पर ए ए बी, ये मुझे 3 सेंटीमीटर चाहिए। 3 सेंटीमीटर जो होता है, या तो यहाँ पर ई रखूं और यहाँ एफ रखूं, या हम्म। मैं एफ ऊपर रखूं और ई नीचे रखूं। तो अब ये सोचो कैसे रखना पड़ेगा। मान लो मैं हाँ एक सेकंड एक सेकंड। एफ को हम्म, ए पे रख देते हैं ना तो 3 भी आ जाएगा और 3.5 को भी ए उस पे रख अपनी साइड। देते हैं, यहाँ एफ आ गया, फिर इधर क्या आएगा। अगर बी की यहाँ साइड। एफ आ गया तो बी की इधर थ्री साइड। से ई लेना पड़ेगा। हाँ ई यहाँ आएगा। और इधर क्या आएगा, डी डी। आएगा। तो अब ठीक हो गया। हम्म। ई डी 4 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर आ जाएगी। ई एफ जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इस पर आ जाएगा। और क्या रह गया, डी एफ 3.5 है, तो 3.5 तो इधर ही आएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, ये समझ आ गई। हम्म। गौरव, क्लियर है। हम्म। हम्म। हो जाएगा नहीं। हाँ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। किस ट्राइंगल के, हम डी ई एफ नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, एफ ई डी। समझ में आई बात। अगर हम ये ऑर्डर डी ई एफ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको एफ ई डी लिख देती हूँ तो ठीक हो जाएगा, है ना। हम्म। ए के कॉरस्पॉन्डिंग एफ है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, एफ। बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, ई बन रहा है। तो इधर ए बी है, इधर एफ ई है, तो ए बी और एफ ई सेम है, 3 सेंटीमीटर। फिर बी सी है इधर, 4 सेंटीमीटर। तो इधर बी सी की जगह यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ई डी बन रहा है नीचे, ये ई डी। ये ई डी और बी सी बराबर है ना। तो हाँ। ये करस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टेक्स कहाँ पे जाएगी, उसके हिसाब से हम यहाँ लिखते हैं। ये नहीं कि हम कुछ भी ऑर्डर लिख दें। तो हमको जब कॉन्ग्रुएंस लिखनी होती है तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस हैं वो उसके ऊपर ओवरलैप करनी पड़ती हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसे तुमने कहा, ए बी सी एंड डी एफ आर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जैसे। तो अगर ऐसे घुमा के हम इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इस तरह का जो है तुम्हारी बुक में फिगर बनी हुई है, देखो चैप्टर में, चैप्टर 7 का 3rd पेज देखो, 3rd पेज पे बहुत सारी फिगर्स बनी है। हाँ हाँ बनी हुई है। तो इसमें तुम्हें बताना है कि कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे 5th वाली है, जिसमें 5 5 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये किसी के कॉन्ग्रुएंट है। नहीं। एस टी यू,
नहीं है, क्योंकि किसी में 5 5 नहीं है। किसी में भी 5 5 नहीं है, है ना। और बाकी में जो साइड्स हैं वो 4.5, 4 और 5 दे रखी हैं, दे रखी हैं, हाँ दे रखी है ना। तो अब इन सब की तुम मुझे कॉन्ग्रुएंस लिखना, लिख के बताना कौन सी किसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या कह रही हूँ। जैसे ABC जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है। है। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, ये हाँ 5 N, ये जो M N और R वाला जो है ना फिगर, हाँ हाँ। वो कौन, ये इसके है, ये DFE के, डी FE के। DFE और DF 4.5 है तो DFE। और यहाँ पर क्या लोगे DFE के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं, MR ऑर्डर क्या लोगे। MR। MRN, M 4.5 पे गया, MD पे गया, तो R पे आया और इधर N, MN। मैम, हाँ मैम दोनों में से कोई सी भी ट्रायंगल घुमा सकते हैं ना? हाँ घुमा सकते हैं। हाँ तुम्हें ये देखना है कौन सी वर्टेक्स किसके ऊपर रखे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। वो तो नहीं बन रहा है, रोहन ध्यान से देखो। मैम बन रहा है मैम, ये जो R है ना, R। बताओ तुम मुझे, मैं लिखवाओ क्या कह रहे हो, बताओ ट्राइंगल। हाँ अब बताओ। ये जो M है, M जो पॉइंट है, जो, नहीं नहीं, पहले एक पहली वाली ट्राइंगल लिखवाओ, कौन सी ट्राइंगल। नहीं पहले MRN, ठीक है, MRN एम ट्राइंगल, आर एन लिखिए, ट्राइंगल MRN। हाँ वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, टू, हाँ इक्वल है D। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट हाँ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रेंट है, इक्वल नहीं। कॉन्ग्रेंट है DEF हाँ के। ये देखो ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, बार बार बता रही है, देखो ये ऐसे बनाना है, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, ये होता है कॉन्ग्रुएंट। हम्म, ठीक है। हाँ और ट्राइंगल MRN कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। DEF। हम्म, DEF ये कह रहे हो तुम, ठीक है ना। अब ये M पर के कॉरस्पॉन्डिंग तुमने D रखा, MR और DE इक्वल है। MR सो और सॉरी, नहीं मैंने गलत एंगल बोल दिया, FE भी नहीं, सॉरी, F यहाँ आएगा। MR और DE, हाँ, MRDE। F देखो FED आएगा। तो यही कह रही ना मैं, यही तो कह रही हूँ। अब देखते हैं अब क्या कह रहे हो। FED, M की जगह F लगेगा, N की मतलब जगह E लगेगा, और R की जगह D। FED बीच में हम्म, E। हाँ। FED, अब देखो MR और FE, MR और FE, MR और FE तो इक्वल नहीं है, MR 4.5 है, FE 4 है। अरे R की जगह D और D की जगह E। एक बार सोच लो क्या कह रहे हो। R की जगह D आएगा, और E की जगह D की जगह E आएगा। पूरा बताओ। वो M F N, F D हाँ D, E, हाँ D FD E, E, हाँ FD E, MR और FD इक्वल है। हाँ। MR और FD और RN और DE, RN और DE, हाँ ठीक है। तो ये इसको हमें ध्यान से लिखना होता है, तभी हमारी ट्राइंगल ये करेक्ट मानी जाएगी स्टेटमेंट, अदरवाइज इनकरेक्ट मानी जाएगी। जब भी हम कहते हैं किसी भी इसमें, इस तो इसमें सारे ऐसे ऑर्डर बना लेना बैठ के, ठीक है। हम्म, तो जब भी हम कहते हैं कि ट्राइंगल PQR, हम कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, तो इसका मतलब होता है कि देन P को हमें A पर ओवरलैप करना है, Q को B पे रखना है और R को C पे लिखना है। ठीक है, पहली बात तो ये। देन PQ इक्वल टू AB होना चाहिए, ठीक है। QR इक्वल टू BC, और इसी तरह से PR, इधर से ये P ले लिया, इधर से ये R ले लिया, PR इक्वल टू AC होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये PQ इक्वल टू AB होना चाहिए, QR इक्वल टू BC होगा, और PR पहला और लास्ट वाला वर्टेक्स दोनों का, और इधर से AC, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है
तो ये तीनों इक्वल होंगे। एट द सेम टाइम एंगल P जो है वो इक्वल टू होगा एंगल A के। एंगल Q जो है वो सेम टू सेम होगा एंगल B के। जब तुम एंगल्स निकालोगे बिल्कुल सेम आएंगे। और एंगल R जो है वो इक्वल टू होगा एंगल C के। ये मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो मैंने लिखवाया ना, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। PQ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? AB। QR के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? BC। PR के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? AC। इसी तरह से P के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहा है? A। ये जो हम ऑर्डर लिख रहे थे इसीलिए ध्यान से लिख रहे थे कि M के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बन रहा है? F। R के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा था D। N के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा था E, है ना? MR साइड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बन रही थी? FD। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम ऑर्डर ध्यान से लिखते हैं। और अगर हमने ये लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा जो मैंने नीचे लिखा। जो तुम ऑर्डर लिख रहे हो उसके हिसाब से टीचर देखेगा। अगर तुम कह रहे हो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो MR FD के इक्वल होना चाहिए। MN जो है वो FE के इक्वल होना चाहिए। या एंगल दे रखे हैं तो वो एंगल बिल्कुल सेम दिखने चाहिए। तो ये जब तुम ये लिख रहे हो तो तुम्हें ध्यान से देख के लिखना है। और जो तुम लिख रहे हो उसका मतलब ये है, ये जो मैं नीचे लिखा है ये, इसका मतलब ये 6 चीजें इक्वल है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं P के कॉरस्पॉन्डिंग A है और Q के कॉरस्पॉन्डिंग B है। मतलब Q B पर ओवरलैप होगा और R जो है वो इसी तरह से C पर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। तो हम कहते हैं कि जब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो ये जो नीचे मैंने लिखे हैं ये सारे हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सॉरी ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये तीनों साइड्स और ये तीनों एंगल्स, है ना, तो ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है PQR और ABC तो उसमें ये सब होगा। और ये यहाँ पर मैं बना भी देती हूँ। दो ट्राइंगल तुम्हारी बुक में तो बनी हुई है, मैं तो अंदाजे से बना रही हूँ ना, तो दिखने में 19-20 फर्क हो सकता है। तो ये ABC है और ये PQR। तो AB अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 होना चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 होना चाहिए। हमें घुमा के देखना है ना? ये 3.5 है तो ये 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? सो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, तो इसको हम जो स्टेटमेंट है इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स corresponding parts are equal. और corresponding parts are equal, congruent triangles corresponding parts are equal, इसको लिखा जाता है CPCT, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, CPCT का मतलब क्या है? corresponding parts of congruent triangles। दिस इज CPCT। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन है। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो उसको लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये जो PQAB QRBC ये सब जो है या ये एंगल्स हैं, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं
तो वो दो ट्राइंगल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना। दो ट्राइंगल्स की अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब हम उनको ओवरलैप करेंगे ठीक ऑर्डर में रख के तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो इसको ये एज थ्योरम तुम्हारी बुक में दे नहीं रखा है, बट इसको तुम्हें याद रखना है कि ये पुरानी क्लासेस में तो नहीं आया हुआ तुम्हारे। पहले आया था कॉन्ग्रुएंट, कहीं पढ़ा था? नहीं, हाँ सेवेंथ में था। हाँ तो वहां पर ये एस कंडीशन थी। हाँ, साइड बाय साइड। अच्छा, तो उसको एस लिखते होंगे, एस कंडीशन। हाँ हाँ, ए ऐसे भी थी। ए भी थी। हाँ। एस कॉन्ग्रुएंस रूल। हम्म। क्योंकि इसमें है नहीं तो इसका मतलब पिछली क्लास में कवर हो चुका है। Two triangles are congruent if their corresponding sides are equal। ठीक है, तो ये तुमने हो सकता है पहले पढ़ा होगा, इसलिए तुम्हारी बुक में नहीं। तो एक तो ये होता है एस कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकंड जो होता है दैट इज एस कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and included angle of the other triangle। तो इसको इसलिए कहते हैं एस का मतलब क्या होगा? साइड एंगल साइड। तो अगर दो साइड्स और बीच का एंगल दो ट्राइंगल्स में इक्वल हो जाता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। बस जो तुमने ट्राइंगल बनाई थी वो ओवरलैप करके देखो। अगर ओवरलैप कर हो रही है इसका मतलब तो तुमने ठीक बनाया, अगर नहीं ओवरलैप हो रही तो इसका मतलब गलत बनाया। हो रही है ओवरलैप? बस तो नहीं हो रहा। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ठीक बना ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन में गलती है। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रेंट तभी भी नहीं होगी है। अगर 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 कंस्ट्रक्शन में गलती नहीं की तभी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। मान लो मैंने ये ट्राइंगल ली ए बी सी, ए बी। अब इसमें ये एंगल सपोज करो 30 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है, और ये एक ट्राइंगल है डी ई एफ। अब ये यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये वाला 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तब क्या लिखोगे? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, पहली बात। इस वाले ट्राइंगल को भी उल्टा कर देंगे। हाँ बिल्कुल, किसको किसके ऊपर ओवरलैप करें कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाए? पहली बात, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। है? है। क्यों? इसको उल्टा कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। हाँ नहीं, किस रूल के हिसाब से? ये कैसे श्योर हो गए कि ये कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा रूल है? मैंने तो दो साइड और एक एंगल इक्वल किया है।
अच्छा अच्छा वो वाला, SAS। SAS, ठीक है ना, ये जो मैंने ऊपर रूल हाँ। लिखा है, SAS। अगर साइड एंगल साइड इक्वल होगी, दो साइड और बीच का एंगल, तो दोनों में दो साइड और बीच का एंगल इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं पहले इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखती हूँ पहले। शो दैट द ट्रायंगल्स इन द above figure are congruent। तो अब तुम कहोगे क्या, सोल्यूशन कैसे लिखोगे, ए बी इक्वल टू किसके है, डी के, ठीक है, गिवन। फिर ए सी इक्वल टू, ए सी किसके इक्वल है, ई एफ के, गिवन। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ये भी गिवन है, ठीक है, ये तीनों चीजें हमें गिवन है। तो इसका मतलब दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है। तो अब इसमें क्या है देखो, ए बी सी है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, जब भी एंगल इक्वल दे रखा होता है तो ये श्योर है कि यहाँ पर ए आया और ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ई। तो ये यहाँ पे हमें ट्राइंगल में ई से स्टार्ट करना है, तभी ए और ई इक्वल होगा ना। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, जब ए आया तो उसके इक्वल कौन सा एंगल है, ई। तो ए ई। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम ये यहाँ पर डी एफ लिखो या एफ डी लिखो, तो अब वो तुम्हें ध्यान से लिखना है। अब ई जो है, यहाँ पर एफ डी लिखोगे या डी एफ लिखोगे, ई डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर डी लिख सकते हैं, है ना। और ये आ जाएगा डी एफ, तो ये डी एफ और बी सी, बी सी और डी एफ थर्ड साइड है। और ए सी और ई एफ अपने आप इक्वल हो जाएगा, देखो ए सी और ई एफ। तो जैसे ही एंगल इक्वल हमें एक गिवन होता है तो हमारे लिए लिखना बहुत आसान हो जाता है कि जहां पर ए है वहां पर ई को जाना है ना। इज इट क्लियर, यस मैम, यस मैम। समझ में आया, क्योंकि रोहन समझ में आ रहा है, यस सर। एंगल ए 30 डिग्री है, ए पर हमें ई रखना पड़ेगा क्योंकि ई 30 डिग्री है, ये हमें पता है। तो ये हमारा श्योर हो गया कि जब मैं यहाँ पर ए लिख रही हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर ई लिखना है। अब यहाँ पर मैंने बीसी लिख दिया, अब बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग या तो मैं डीएफ लिख सकती हूँ या एफडी लिख सकती हूँ, दो ही तो ऑप्शन है मेरे पास, है ना। अब एफडी लिखेंगे तो ईएफ बनेगा, अब ईएफ तो ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, डीएफ लिखना। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हम अपने आप ठीक लिख पाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। यस सर। तो अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, किस रूल के हिसाब से है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरलैप करके तो देख नहीं रहे। तो हमारे पास रूल क्या है, ये जो ऊपर मैंने रूल दिया, SAS। पहला रूल दिया था कि तीनों साइड्स इक्वल हो, तो तीनों साइड्स तो फिट नहीं हो रहा हमारा, यहाँ पर हमें थर्ड साइड का पता नहीं है, तो सेकंड वाली कंडीशन लगेगी SAS। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, समझ में आ गई। यस सर। अब क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैडम पूछ सकती है कि क्या BC और DF इक्वल होंगे। इसमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है, आर BC एंड DF इक्वल। तो क्या लिखोगे, क्या BC और DF इक्वल हैं, ऊपर वाली फिगर में हम कह सकते हैं BC और DF इक्वल होंगे या नहीं कह सकते। मैम ओ, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। उल्टा तो करेंगे ही, हमने तो लिख ही दिया कि ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है EDF के, तो लिख ही दिया।
ये तो हमने लिख दिया, ये तो हमने प्रूव भी कर दिया कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट है। जब हम कह रहे हैं ईडीएफ के कॉन्ग्रुएंट है तो उल्टा तो हमने कर ही दिया। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आर बी सी एंड डीएफ इक्वल? यस लिखोगे, नो? जब ई को इसके ऊपर ओवरलैप करोगे, ए के ऊपर, तो ऐसे सेट करोगे ट्राइंगल को, तो बीसी और डीएफ इक्वल आएंगे, हाँ। है ना? तो आंसर क्या आएगा? यस। यस ठीक है, सर। यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। रीजन क्या आएगा? रीजन में लिखोगे सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या बताया मैंने? कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं। एक बार हमने कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं यहाँ पर, तो अब ये दो ट्राइंगल के सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्योंकि बीसी और डीएफ इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट बन रहे हैं, इसलिए वो इक्वल होंगे। एक बार तुमने कह दिया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तुमने प्रूव कर दिया, तो उसके सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होंगे। इसी तरह से मैं पूछूं, इज एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो क्या लिखोगे? एंगल बी और एंगल डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं? हाँ डू यू है। है? तो तुम लिखोगे यस, तो रीजन क्या आएगा? वही सीपीसीटी। सीपीसीटी। ठीक है, समझ आ गई बात? Yes, sir. तो जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट हमने कैसे किया? बाय दिस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट किया, प्रूव। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. डाउट है तो बोलो। नहीं। ये क्वेश्चन करो, AB is a line segment and line L is perpendicular bisector of AB. If a point P lies on L, if a point P lies on L, show that इसकी फिगर बना सकते हो? फिगर बनाओ, क्या बन रही है तुम्हारे हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से? मैम हम्म, मैम इसमें ए भी इधर लाइन से हम्म, नहीं बनाई तो नहीं है सही से। ए बनाओ भी और मुझे दो। बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में। हाँ, और बाइसेक्टर मतलब? मतलब दो पार्टों में इक्वल काट रहा हूँ। हाँ, तो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। हाँ। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, ठीक है, और एक लाइन एल है जो कि ए बी को बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर भी है, तो ये हमने एक लाइन एल ले ली। ठीक है, ये लाइन एल है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है ना, अगर मैं ये पॉइंट सी कह दूं तो हमारे पास है ए सी इक्वल टू सी बी। ठीक है, ये हमारे पास है, ये इसके इक्वल है। अब इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है शो दैट पी ए इक्वल टू पी बी, शो दैट पी ए इक्वल टू पी बी। कैसे शो करोगे? मैम हाँ, ये 90 डिग्री है ना। ये मतलब सारे करोगे। इधर वाला 45 है, इधर वाला 45 है। रोहन, तुमने सोचा? मेरे में तो ये बाय एल बाइसेक्ट कर रहा है ना, हाँ, तो एक ट्रायंगल बना के आप बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है एल बी को। ट्राइंगल कहाँ से पैदा होगी? पहले पहले तो लाइन बनाओगे ना बेटे, जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे करोगे ना। ट्राइंगल तो अपने आप बन रही है अच्छा। ना, ट्राइंगल से थोड़ी शुरू करेंगे। शुरू में क्या, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट लेनी है हमको। हाँ, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे बनानी है फिगर। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, हमने ए बी बना ली। एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एल जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो हमने 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन बना दी। बाइसेक्टर है तो हमने इक्वल इक्वल दिखा दिया, ए सी और सी बी इक्वल है, तो ए सी इक्वल टू सी बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया एल के ऊपर। शो दैट पी ए इक्वल टू पी बी, तब हमें पी ए और पी बी को इक्वल शो करना, तो ठीक है। ये 90 है तो ये 45 और दोनों 45। तो ये 90 डिग्री है, तो हम 45 कहाँ से आ जाएगा, ये नहीं एंगल। नहीं 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 नहीं, हाँ, मतलब 90 को इक्वल पार्ट। हमें ये शो करना है कि एपी और पीबी इक्वल हैं, तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें दे ए सी इक्वल टू सी बी, ये तुम्हें गिवन है एक तरह से। गिवन क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एल क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए सी इक्वल टू सी बी गिवन। यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अपनी नॉलेज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए सी इक्वल टू सी बी हो गया। अच्छा, अब जो एंगल है पी सी ए, एंगल पी सी ए और एंगल पी सी बी, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मैम हम्म, क्या कहते हैं, इस दोनों साइड हमें इक्वल बतानी है ना। हाँ, प्रूव करनी है। तो बीच में से लाइन जा रही तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का आधा आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। कहाँ पे आधा आधा कर देंगे, कहाँ आधा दिख रहा है, ये पूरा 90 डिग्री है बेटे, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये मतलब होता है ना परपेंडिकुलर का। आधा कैसे कर दोगे, ये आप जब ये लाइन परपेंडिकुलर होती है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, नहीं होता। हाँ हाँ होता है। तो इधर भी 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 डिग्री होता है, 45 थोड़ी होता है ये, टोटल तो 180 होता है। लीनियर पेयर तुमने पढ़ा है ना। हम्म। तो ये दोनों साइड 90 डिग्री होता है जब परपेंडिकुलर होता है। तो जब दो लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर होती हैं तो इधर का एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो हम्म। सी ए इक्वल टू पीसीबी, अब ये दोनों ट्राइंगल्स में और क्या इक्वल है, ट्राइंगल पीसीए और ट्राइंगल पीसीबी, ये इक्वल टू दिस क्यों है, 90 डिग्री है क्योंकि दोनों 90 डिग्री। अब ये जो पीसी साइड है, ट्राइंगल की जो पीसी साइड बन रही है वो कॉमन है दोनों में, तो पीसी इक्वल टू पीसी हो गया। पीसी पीसी के इक्वल ही होगा, साइड खुद के तो इक्वल होगी ही। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हाँ कौन सी कंडीशन से, ट्राइंगल क्या लिखोगे, पी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, पीसीबी। पी के ऊपर पी रहेगा क्योंकि पीसी को पीसी के साथ ही मर्ज होना है, तो पी सी पी। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कौन सी कंडीशन, सीपीसीटी। पीसीटी से तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आएंगे। अच्छा। तो ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, रूल कौन सा लगा, वो वाला क्या बोलते हैं इसको, एस वाला ना? एस ए एस। देखो ये साइड है, ये हाँ। एंगल है, ये साइड है, और यहाँ पे ये सेम साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो क्या आएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, समझ आ गया। हम्म हम्म। हम्म। सिंपली एस ए एस रूल भी लिख सकते हो, सिंपली एस ए एस रूल। ठीक है, तो अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अब हाँ हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया शो दैट पी ए इक्वल टू पी बी। तो क्या हम कह सकते हैं पी ए और पी बी इक्वल होंगे, क्या पी ए और पी बी कॉन्ग्रुएंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, हाँ है। है ना। पी ए और पी बी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो हम कहेंगे पी ए इक्वल टू, यहाँ ये भी 90 डिग्री की ऑपोजिट है, ये भी 90 डिग्री की ऑपोजिट है, तो पी ए इक्वल टू पी बी, ऐसे भी सोचते हैं हम। तो पी ए इक्वल टू पी बी बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, समझ आ गया, आ गया। आ गया। तो हाँ। ये
एक जब ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दो साइड आइसोस्केलर। आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मैथमेटिक्स में हमने देखो क्या किया था। हमने एक ये लाइन ली, कोई ए बी सेगमेंट दी। रोहन, तुम्हें यहाँ तक समझ आ गई बात? हाँ वहां तक। हम्म। हाँ आ गया। अब इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, हम्म। उसके बाद हमने पी कोई भी पॉइंट लिया। अब हम हाँ। कह रहे हैं कि ये एपी, ये जो ज्वाइन होके साइड बनी और ये जो साइड है ये हमेशा इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बाइसेक्टर है इसके ऊपर तो मैं कई पॉइंट ले सकती थी, यहाँ भी ले सकती थी, यहाँ भी ले सकती थी, यहाँ भी ले सकती थी। तो जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट लोगे, वो ये जो ए बी सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है इससे हमेशा इक्वल होगा। और ये जो ट्राइंगल ए पी बी है ये हमेशा कॉन्ग्रु आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। मतलब मान लो तुम्हें मैम कहे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ, तो अब तुमको सिंपली क्या करना है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए तुमने एक ये लिया, ठीक है, हम्म। कोई भी सेगमेंट ले ली जितनी भी लेंथ की, 6 सेंटीमीटर ले ली मान लो। तो 3 सेंटीमीटर पर तुमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर दिया। तो ये मान लो यहाँ पर बीच में ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो तुमने, तो ये यहाँ पे हमने इस जगह से मान लो ये मिडल पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर दिया। तो अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूं, ये मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो ये पॉइंट जो है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। पी ए इक्वल टू पी बी का मतलब पी इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो कोई भी पॉइंट लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, कहीं पे भी पॉइंट लूं, वो ए बी से इक्वी डिस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आई? यस सर। और ए पी बी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। तुम वो पी पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, ये कहीं भी ले सकते हो इस लाइन के। तो कहीं भी हम पॉइंट लें वो ए और बी पर से सेम डिस्टेंस पे होगा, ये हमने प्रूव किया अभी। और जो ट्रायंगल बनेगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, बात समझ आ गई हम्म। है ना? देखो अपनी बुक में एग्जाम्पल 2। तो ये एग्जाम्पल 2 यही है कि पढ़ के देखो। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ इफ अ पॉइंट पॉइंट P लाइज ऑन L। तो L के ऊपर कोई भी पॉइंट P लें, शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम ए एंड बी। और जो ट्राइंगल बनेगी वो आइसोसेलेस होगी, तो इसलिए उसको कहते हैं इक्वी डिस्टेंट। तो P इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस मतलब एट इक्वल डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट मीन्स एट इक्वल डिस्टेंस। समझ में आ गया इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? हम्म। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। अब ये तो एक कॉन्ग्रुएंस, अब तक तुम्हें दो कॉन्ग्रुएंस रूल पता है। एक तो ये है कि तीनों साइड इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट होती है। एक ये एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो। ठीक है, और एक थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, इसको बोलते हैं ए एस ए। ए एस ए दो कॉन्ग्रुएंस। साइड दे। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल का क्या मतलब हुआ? एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और बीच की साइड। एस ए एस में दो साइड और बीच का एंगल था, इसमें दो एंगल और बीच की साइड। एस ए एस साइड एंगल साइड, बीच का एंगल होता है वहां पे। ए एस ए में बीच की साइड होती है। ठीक है, तो ये भी रूल तुम लिख लो। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
are congruent if two angles and the included side of one triangle is R equal to two angles and included side of the other triangle. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. ठीक है? यस सर। तो ये भी एक रूल है, इसको तुम याद कर लेना। इसका अभी मैं प्रूफ नहीं करा रही तुमको, तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे प्रूफ। अभी तुम रूल याद करो पहले, ठीक है? तो दो एंगल और बीच की साइड अगर इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये समझ में आ गया? तो ये हमने दो ट्राइंगल ले ली, ए बी सी और डी ई एफ। मान लो इसमें एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, और ए बी और डी ई इक्वल है। ठीक है? तो क्या कह रही हूँ मैं? ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डीई, ए बी इक्वल टू डीई, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ ई सब। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। हाँ। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। समझ आ गया? और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कौन सा रूल? ए एस ए। ए एस ए रूल। ठीक है? तो बाय ए एस ए रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो तुमने क्या देखा कि दो एंगल इक्वल है और बीच की साइड इक्वल है। रोहन, यहाँ तक समझ में आ गया? ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये एंगल इसमें 30 डिग्री है, ये एंगल जो है वो 50 डिग्री है, 70 डिग्री है। ठीक है? ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है। Show that triangle ABC is congruent to triangle DEF। शो कर सकते हो? मुझे ऊपर वाला रूल लगाना है, ये भी बता देती हूँ। ए ऐसे रूल लगाना है, इतना ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है, इतना आता ही तो मुझे बैठ। एंगल साइड एंगल इक्वल बन रहा है। 70 नहीं है, 80 है। वो 70 है, तो इधर मुझे क्या चाहिए? इधर इधर भी 70 चाहिए क्योंकि हाँ, तो कितना है? इधर ये कितना होगा एंगल ई? एंगल ई भी 70 होगा। है? एंगल ई भी 70 होगा कैसे कहें हम कि एंगल ई 70 है? क्योंकि हम्म इक्वल ही है। इक्वल तो ए हमें बी सी इक्वल, फिर इक्वल इक्वल नहीं, सॉरी, कांस्टेंट। कॉन्ग्रुएंट। कांग्रुएंट। ठीक से बोलो, कॉन्ग्रुएंट। कांग्रुएंट। हम्म कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। कांग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना वो तुमको।
तो कैसे कहें कि ये 70 है? क्योंकि एंगल ए और एंगल डी भी 30 है, हाँ वो 30 है, ठीक है। और ए और बी 4 सेंटीमीटर और डी और ई भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एंगल ई 70 होगा, ये कैसे बोलूं मैं? ये कहाँ से आएगा? दिमाग लगाओ, तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज पर ही बेस्ड है बात। गौरव तुम बताओ। हम्म इन दोनों प्रेस करके सी ई हम्म ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तुम बताओ, यही तो मैं चाह रही हूँ कि तुम बोलो। हाँ तो एंगल 30 + 70 कर देंगे 30 + 70, 30 + 70 से तो ये एंगल आएगा ना, मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना। तो फिर 30 + 80 करेंगे ना। 30 + 80 करेंगे फिर। फिर तीनों का सम 180 होता है, हाँ, माइनस कर देंगे। हाँ, वेरी गुड। रोहन समझ में आया? देखो गौरव ने पकड़ ली बात। मतलब 180 में से। हाँ ठीक। 180 होता है ना, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम तो 180 होता है। नहीं, हाँ। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। मैथ 180 डिग्री। पहले पढ़ा है हमने, वो भूलना नहीं है ना जिंदगी में। तो एंगल डी 30 डिग्री है, ये किया था ना पिछली क्लासेस में। यस। ई निकालना है। तो एंगल ई प्लस 80 + 30 कितना? 30 + 80 कितना होता है? 110। 110। तो एंगल ई निकाल लो। दिस इंप्लाइज एंगल ई इक्वल टू वही आएगा 70। 70। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सम ऑफ द, ज्योमेट्री में हमेशा रीजन लिखना होता है। सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एंगल ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो अब क्योंकि एंगल ई 70 डिग्री आ गया, तो बाकी तो दो चीजें इक्वल है ही हैं। तो हमारे पास ये आ गया कि एंगल ई इक्वल टू एंगल बी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल एंगल डी। ठीक है, और ए बी इक्वल टू डीई। तो ए बी इक्वल टू डीई ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ये भी गिवन है कि इक्वल है ना। और एंगल ई इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूव कर दिया 70 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, ये मैं सिंपल पॉसिबल क्वेश्चन तुम्हें करा रही हूँ। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो कौन सा रूल हुआ ये? बाय ए एस ए ए एस ए। तो ए एस ए रूल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये एबीसी है। ठीक है, ये डी ई एफ है। इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री, और ये भी 40 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। अब बताओ, इस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब बताओ है वो कहाँ है? क्यों? क्यों है है? हाँ। ये ए कॉन्ग्रुएंट डी के। हाँ। हाँ, ये हम्म सी कॉन्ग्रुएंट है सी एफ का के। सी इक्वल है, सी इक्वल है एफ के। हाँ ट्राइंगल एफ कॉन्ग्रुएंट के। होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। समझे क्या कह रही हूं मैं? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है, फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल है डी के। हाँ अब बोलो। सी हाँ, इक्वल है एफ के। सी इक्वल है एफ के। हाँ। बी ए इक्वल है ई डी के। हाँ, हो गया। तो हमारा रूल क्या है? मतलब रूल क्या है? कौन एंगल सा रूल? ए बी। रूल रूल कौन से रूल से रूल कॉन्ग्रुएंट? ए से ए से ए से
ए एस ए, तो ए एस ए का मतलब तो है एंगल साइड एंगल, हम्म एंगल बीच की साइड और एंगल, यही पढ़ा है ना हमने ऊपर रूल। तो हाँ क्या ये बीच की साइड है 5 सेंटीमीटर? दोनों एंगल के बीच की साइड है? दोनों एंगल के बीच की साइड है क्या? है ना। दोनों एंगल के बीच की साइड तो एसी है। दोनों एंगल के बीच की साइड तो एसी और डीएफ है ना। हाँ फिर क्या करें? रोहन, तुम बताओगे कुछ? रोहन, यस सर। हाँ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, क्योंकि सब कुछ तो ज्यादातर सेम ही है, बस बी और ऐसे ई नहीं नहीं होता है। सब कुछ ज्यादातर सेम है, रूल कौन सा लगेगा ये बताओ मुझे, ऐसे ये कहानी नहीं बनती। या तो सारी 6 चीजें तुम्हें इक्वल दे रखी हो या रूल लगाओगे। तो रूल क्या लग रहा है ये बताओ मुझे। या तो रूल लगाओगे या तीनों साइड इक्वल करो, है ना? तो कौन सा रूल लग रहा वो ए एस ए रूल है। है? ए एस ए के रूल के हिसाब से तो 40 60 और नहीं, एंगल डी ई एफ। एंगल डी इक्वल टू एंगल ए है, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी है। तो बीच की साइड तो इक्वल नहीं दे रखी, ए सी और डी एफ तो इक्वल नहीं दे रखी, फिर क्या करें? तो तो मैम प्लस वो कर देंगे ना, ऐड। हाँ, ऐड कर लेंगे, फिर क्या होगा बताओ ऐड बताओ। करेंगे तो 180 हो जाएगा। थर्ड एंगल आ जाएगा। हाँ, तो फिर तो उस दोनों जो का और थर्ड एंगल इक्वल है। थर्ड एंगल, हम्म। हाँ मतलब है दोनों ना। में हम्म। इक्वल है। इक्वल बनेगा ना, क्योंकि यहाँ भी हाँ सम 100 बन रहा है, वहां भी 100 बन रहा है। तो थर्ड एंगल क्या आएगा? 80। 80 आएगा, है ना? क्योंकि हाँ। सम तो 180 होना है, तो थर्ड एंगल निकाल लोगे तो ए एस ए कंडीशन बन जाएगी ना। हम्म, हम्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो हम्म, ऐसे केस में जब हमारे पास दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ये आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल बी प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो हमारे पास आ गया एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा एंगल ई इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आई कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, जैसे ये 40 40 60 60, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा हमेशा, है ना? क्योंकि सम 180 होना है। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी उसका इक्वल ही बनेगा ना, और कोई तरीका ही नहीं है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? यस सर। तो जब भी दो एंगल इक्वल हैं तो ये जो थर्ड एंगल बच जाता है वो भी इक्वल होगा ही होगा। अब क्योंकि थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा तो हमारी एएसए की कंडीशन भी यूज हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब कि अगर दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, तो अल्टीमेटली एएसए की कंडीशन बनेगी और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे यहां पर बीच की साइड नहीं थी, लेकिन क्योंकि थर्ड एंगल इक्वल निकल आया, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा। थर्ड एंगल इक्वल होगा तो ए एस ए की कंडीशन भी बन जाएगी, जैसे यहाँ पे बन गई। तो हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, बन गया ना? तो इसी तरह से जब भी किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल होने से थर्ड एंगल क्योंकि इक्वल बन जाता है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाती है, ठीक है? तो प्रोवाइडेड बीच की साइड इक्वल हो। तो ये 40 60 यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अब हमारे पास है इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और क्या है? ए बी इक्वल टू डी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ये कर दो गिवन, और ए बी इक्वल टू डीई ये भी हो गया गिवन, ठीक है? तो ये चीजें हमें गिवन है, तो हमारे पास आ गया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीई एफ। तो रूल क्या लग गया? ए एस ए रूल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है? समझ आ गया? यस।
अब इसलिए तुम्हारी बुक में कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमेशा ये सिचुएशन जब भी दो एंगल इक्वल होंगे, थर्ड एंगल इक्वल होके और एक साइड इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाती है ट्राइंगल। तो एक और रूल दे दिया बुक ने, दैट इज AAS। AAS रूल। तो AAS रूल के हिसाब से क्या है तो ये वही वाला ही रूल, लेकिन उस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वरना हर क्वेश्चन में तुम्हें ये थर्ड एंगल निकाल के ये करना पड़ेगा। तो उसने एक ये रूल दे दिया, AAS रूल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any two pairs, if any two pairs of angles are equal and one pair of corresponding and one pair of corresponding sides are equal. So two triangles are congruent if any two pairs of angles are equal and one pair of corresponding sides are equal. ठीक है, तो ये बन जाता है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो AAS में हमें क्या चाहिए कि दो एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो ट्राइंगल्स इक्वल। मतलब जब AAS लगाओगे थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो रही हो। ASA में तो ये है कि बीच की साइड वही कॉरस्पॉन्डिंग होती है। जैसे मैं तुम्हें एक सिचुएशन दूं, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? जैसे गौरव तुम्हें समझ आ गया यहाँ तक? हम्म। क्लियर है? हाँ हाँ। अच्छा, अब जैसे मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ तुमको, मतलब हर चीज को बहुत ध्यान से और रूल के हिसाब से चलना है कि रूल क्या है और उसके हिसाब से वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर रूल के हिसाब से फिट नहीं हो रहा तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं, और अगर फिट हो रहा है तो ठीक ही है। रूल रूल के बिना नहीं करेंगे कि हाँ दिखने में सेम है, दिखने में सेम नहीं है, ये सब कुछ नहीं। हो सकता है प्रिंटिंग में एरर हो जाए, दिखने में सेम ना हो, बट इट डजंट मीन कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, ये एक DEF ट्राइंगल है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। अब ये बताओ कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं? ए इक्वल है, ठीक है। हम्म A ए इक्वल है B इक्वल है E के। बी इक्वल है। सोच लो, सोच लो, 1 मिनट दे रही हूँ तुमको। ए बी है इक्वल डी इक्वल एफ, सॉरी एफ। जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके ऊपर ओवरलैप करने चाहिए। हाँ। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ऑर्डर सोचो, बताओ। मैं मैं इसमें इतना तो पता है, इसमें ए लगेगा। ASA लगेगा, जरूरी तो नहीं है ना कॉन्ग्रुएंट हो। पहली बात कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ये तो देखो। ASA के लिए बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एंगल C कितना निकल रहा है? बीच की साइड इक्वल है ना? हम्म है। एंगल C कितना आ रहा है? बीच की साइड इक्वल है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तो 4 सेंटीमीटर DF है। अच्छा नहीं है। तो एंगल C कितना आ रहा है? एंगल सी 70। 70। रोहन तुम्हारा एंगल C कितना आया? एंगल सी मेरा वो क्या कहते हैं, दोनों को प्लस करके या वैसे में नॉर्मल? हाँ, प्लस करके ही तो निकलेगा अच्छा, दोनों को। प्लस करके तो हाँ 70 आया मेरा भी। प्लस करके 110 आ रहा है, फिर उसके बाद 70 कैसे आएगा? माइनस है, माइनस किया, 180 में से माइनस। माइनस करोगे। हाँ, 180 में से माइनस करेंगे, तो एंगल C भी 70 आ रहा है, एंगल F भी 70 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम्म। तो हमारे पास 70 आ रहा है। हम्म।
अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल बन रहे हैं। हाँ अब कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये तो है नहीं कि तीनों एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो कोई रूल नहीं पढ़ा तुमने। तो अब बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर ये 4 सेंटीमीटर है, या करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए जिसे कहते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर है 50 और 60 के बीच की, और यहाँ पर हमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कौन सा, 60 और 70 के बीच का, तो यहाँ हमें कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल नहीं है, हमें दे ही नहीं रखा। हमें एसी के बारे में नहीं पता, हमें ईडी के बारे में नहीं पता है ना? 4 सेंटीमीटर तो है, पर 4 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं बन रही। जो 60 और 50 के बीच की यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर तो वो डीई के बीच की होनी चाहिए, तो वो तो है नहीं। यहाँ पे ये 60 है, तो 60 और 70 के बीच में 4, 60 और 70 के बीच में तो 4 नहीं दे रखा। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ईडी बन रहा है, लेकिन ईडी 4 नहीं दे रखा, तो हम नहीं कह सकते कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है? हमारी ए ए एस कंडीशन तो बन रही है, लेकिन ए ए एस कंडीशन में इस रूल में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये नहीं कि कोई भी साइड, दो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जो ए एस ए था वो रूल तो ज्यादा क्लियर है कि दो एंगल और बीच की साइड, लेकिन जब ये रूल लगाओगे, ए ए एस रूल लगाओगे, तो तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखनी है। तो 4 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ईडी बनेगा, और ईडी और ए बी इक्वल नहीं दे रखे। इधर डी डी एफ को देखूं तो 4 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी बन रहा है, तो ए सी नहीं दे रखा है ना हमें, तो हमें नहीं पता। तो वी कैनॉट से दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे मे बी, दे मे नॉट बी, है ना? तो इस केस में हम नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, वी कैनॉट प्रूव इट। समझ में आया? तो तीनों एंगल इक्वल होने के बाद भी ट्राइंगल्स हो सकता है कॉन्ग्रुएंट ना हो, और तुम ऐसी ट्राइंगल्स बना सकते हो खुद पेपर पे। ट्राइंगल्स बनाओ सेम एंगल की, उनको काटो, और फिर देखो क्या वो ओवरलैप कर रही हैं। तुमने बीसी कुछ इसमें 5 सेंटीमीटर ले लिया, इधर 4 सेंटीमीटर ले लिया, और 50-70 का एंगल बना दिया। जैसे ये तुमने एक एक ये लाइन खींची, थोड़ा सा ऐसे ऐसा बनाओगे, काटोगे, तुम्हें बात समझ भी आएगी। ये 5 सेंटीमीटर ले लिया, और इधर तुमने 3 सेंटीमीटर ले लिया। अब इधर एंगल तुमने बना दिया 50 डिग्री, और इधर एंगल बना दिया, मान लो तुमने 40 डिग्री। तो 50-40 बनाया, तो इधर भी 50-40 बना लो। ठीक है? तो अब देखो ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, सेम एंगल है। लेकिन ये साइड 3 सेंटीमीटर लिए, ये 5 सेंटीमीटर लिए, तो ये कभी कॉन्ग्रुएंट बनेगी ही नहीं, है ना? इसके ऊपर कभी ओवरलैप करेगी ही नहीं। तो ये तुम्हें कर करके देखना है। समझ में आया? तो मैथ समझ में आती है। तो तीनों एंगल इक्वल होने से जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. चलो, ओके।